शुरुआत करते हैं बेहद बड़ी अहम खबर के साथ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर डाली। इलेक्शन कमीशन को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करवाने में नाकाम रहा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाली। इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस पर अमल करवाने में नाकाम साबित हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना एजाज, जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट का यह बयान सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन या बहुत सारी जो है वो शिकायतें दर्ज कराई गई थी और कई निगरान जो है कई तंजीमों की जानिब से कोलकाता हाईकोर्ट से रिव्यू किया गया था। कई ऐसे मामले थे कोलकाता में, खासकर आप देखें कि जब बंगाल में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से लोगों का एक भरोसा होता है, उस पर कई ऐसी पार्टियां हैं, सियासी जमातों ने भी ये इतराज जताया है। खुद आप देखें कि खुद ममता बनर्जी ने भी कई ऐसे मौके पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के ताल्लुक से भी, कोरोना के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, इस ताल्लुक से भी कहीं ना कहीं उंगली उठ रही थी कि इलेक्शन कमीशन को जो सियासी जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग को रोकने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जो नजर होनी चाहिए थी, जो गाइडलाइन होनी चाहिए थी, उस पर जो है वो अमल नहीं किया गया। इस ताल्लुक से भी जो है वो इतराज जताए जा रहे थे। खासकर कई ऐसे इलाके थे बंगाल असेंबली इलेक्शन में, आपने देखा होगा, जहां तशद्दुद हुए हैं, जहां ऐसे इल्जामात लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लीडरान के ताल्लुक से जो गिरफ्त जो है वो अपनी बनानी चाहिए थी, वो बनाने में नाकाम रहा है। तो ऐसे बयानात खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ से भी सामने आया था। खुद ऐसे बयानात जो है वो आप देखें कि लेफ्ट और कांग्रेस के कई लीडरान ने भी इस ताल्लुक से शिकायत दर्ज कराई थी और ममता बनर्जी ने बाज़ाब्ता दिल्ली इलेक्शन कमीशन को इस ताल्लुक से लेटर भी लिखा था, जिसके बाद जवाब भी आया था। तो इलेक्शन कमीशन को लेकर असेंबली चुनाव के दौरान जो सियासी बयानबाजी का सिलसिला है वो देखने को तो मिलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी लेकर सियासी जमातें इतराज जता रही थी और इस मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आज जिस तरह से कहा है कि अपनी जो है वो तशवीश का इजहार किया है। और ये एक बहुत बड़ी, आप कहें कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर अगर कोलकाता हाईकोर्ट अगर उंगली उठाती है तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। जी शबाना, काफी ज्यादा बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब जिस तरह का हाईकोर्ट का कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो दूसरों पर डाली है, तो आपका क्या इस पर अपना तज्जिया रहेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के कई ऐसे जवाब आए थे जिसके जब खुद ममता बनर्जी ने जब एक लेटर दिया था तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था और उस पर जो है वो अपना दामन बचाया था मुख्तलिफ मौके पर। आप देखें कि कोलकाता में कोरोना के, बंगाल में कोरोना के जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं और हर दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में एक तशवीश की बात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो तमाम तरह इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल था कि आखिर इलेक्शन कमीशन के अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, जब सेंट्रल फोर्सेस तैनात रहती है और लोग अगर अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रही थी। और अगर इलेक्शन के दौरान तशद्दुद हुए हैं तो तशद्दुद के लिए जिस तरह से आप देखें कि शबाना, कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए जो अवाम है वो खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए, लोग तो जिम्मेदार हैं क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत जो है वो इकदाम उठा सकती है, लेकिन उस पर अमल करना जो है वो आम लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो आप देखें कि सियासी जलसे मुनक्किद कर रही है, लेकिन इस जलसे में जो भीड़ हो रही है वो आम लोगों की भीड़ हो रही है। तो आम लोगों को अपना ख्याल अगर रखना होगा तो उनको ये सोच समझ कर रखना होगा कि वो किस तरह की शामिल हो रहे हैं।
नेता जो है वो हर सियासी जमात जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो जब किसी सभा में जाते हैं तो वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हैं। उनके आसपास भी लोग नहीं रहते। जाहिर सी बात है कि जब हम एक दूसरे को अपना ताउन पेश करेंगे तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। जाहिर सी बात है कि हम जब अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं तो हम दूसरों का ख्याल क्या रखेंगे। तो फिर इस तरह से बात सामने आ जाती है कि ओहदेदारों पर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सवाल उठते हैं और सवाल यही है कि आखिर अगर कोरोना की सूरत हाल बिगड़ी है तो उसकी एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि सियासी पार्टियों की जो इंतखाबी जलसे, जुलूस, रोड शो हो रहे थे और रोड शो में जिस तरह की भीड़ हो रही थी वो तशवीशनाक थी। और इलेक्शन कमीशन, हर रोड शो में इलेक्शन कमीशन के अफसरान मौजूद थे, हर सियासी जलसे में इलेक्शन कमीशन के अफसरान मौजूद थे, जो पूरे जो सियासी जलसे और रोड शो की जो है वो पूरे वीडियो करते हैं। तो ऐसे में अगर लोग आ रहे हैं और लोग अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे थे, हमने शुरू के दिनों में देखा है कि मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जब कोड ऑफ कंडक्ट जब नाफिज हो जाता है किसी भी रियासत में इलेक्शन के लिए, तो सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की आ जाती है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अगर सियासी लीडरान को जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करती है, पाबंदी लगाती है, तो कोरोना की अगर सूरत हाल बिगड़ी है, सही बात है कि हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए और तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे अमल करना बेहद जरूरी है। शबाना, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े मुल्क के हालात का अज खुद नोटिस लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इस जिम्न में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष साल्वे को रफीक अदालत मुकर्रर किया है। कोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई के तरीक़ेकार, वैक्सीन देने के तरीक़ेकार और लॉकडाउन का हक हुकूमत को है या अदालत को, इस पर जवाब तलब किया है। सीजीआई ने मौजूदा हालात के मद्देनजर कहा कि मुल्क में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को एडवाइजरी जारी की है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में आरटीसीपीआर टेस्ट में इजाफा करने को कहा गया है। रैपिड टेस्ट के बाद आरटीसीपीआर टेस्ट को लाजमी किए जाने को भी कहा गया है। रियासतों को कोरोना से पैदाशुदा हालात पर सख्ती से नजर रखने की हिदायत भी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात रोज बरोज बेकाबू होते जा रहे हैं। रियासत में एक जानिब कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 82,000 को तजावुज कर गई है, वहीं पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 13,107 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है कि अब शहर तो शहर, गांव भी महफूज नहीं है। वजीर आला शिवराज सिंह ने रियासत में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत में जहां तौसी करने का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने गांव की आवाम से गांव में कोरोना कर्फ्यू को नाफिज करने की अपील भी की है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमतों की कोशिशों को नाकाफी मानते हुए एक बार फिर कोरोना कहर में रियासत के तमाम तिबी इंतजामात को फौज के हवाले करने का मुतालबा किया है। क्या कहते हैं वजीर आला शिवराज सिंह और कांग्रेस लीडर सीपी शर्मा, आप भी सुनिए। कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है, और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है। अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, घर पर ही रहेंगे। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। कह तो दिया गया है कि उनको 3 महीने का अनाज मिलेगा, ये तो 2 महीने का मिल ही चुका है, 1 महीने का बचा है। और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी दुकान पे तो बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है, फिर बाजरा आ रहा है, लोग बाजरा खा नहीं पा रहे हैं। तो इनको इक्वली सभी पूरे भोपाल के हर वार्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी भी राशन मिल नहीं पा रहा है और लोग इस बात से लेकर परेशान हैं। सब्जियां नहीं मिल पा रही, उसकी कोई व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई। जो पहले व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं नहीं है,
जो 3-4 महीने मिले उसमें व्यवस्थाएं हो नहीं पाई, और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, ये इन लोगों ने जो चुनाव खेला, ये जो चुनाव हुए हैं इनकी वजह से मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, ये महामारी ज़्यादा फैली है। तो चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए अब गांव में भी कर्फ्यू नाफिज करने की अपील की गई है, क्या कुछ तफसीलात? इनिशा, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोरोना की वबाई बीमारी शहर से गांव में दाखिल हो गई, और गांव में वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जब वहां पर ये बीमारी है तो शहर के बीच के मंजर और गांव के मंजर को समझा जा सकता है। राजधानी भोपाल में पुलिस कलेक्टर की बात करें, आईजी, डीआईजी की बात करें, तमाम लोग सड़कों पर उतरकर जहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर आज से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही कि जो लोग बगैर किसी जरूरत के सड़क पर घूम रहे हैं उनको खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए न सिर्फ चालान पेश किया जा रहा है बल्कि उनको जेल में बंद करने का भी मामला दर्ज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात जो आज अभी मीटिंग एक चल रही है, और मीटिंग यह है कि मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन की सदारत में चल रही है कि कोविड सेंटर तो बहुत सारे बना दिए गए हैं लेकिन कोविड सेंटर में डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए उनको बैकअप देने के लिए भोपाल की राजधानी में जो अस्पताल है, जो नर्सिंग होम है, उनके साथ मीटिंग की जा रही है कि कोविड सेंटर को बैकअप नर्सिंग होम से दिया जाए ताकि वहां पर डॉक्टर वक्त पर पहुंच सके, उनका इलाज किया जा सके। एक बड़ी पहल अगर इसका फैसला हो जाता है तो यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो दूसरे अजला हैं, दूसरे शहर हैं, वहां पर भी इस फार्मूले को नाफिज किया जाएगा, क्योंकि कोविड सेंटर सिर्फ कायम कर देने से मसले का हल नहीं निकलता। वहां पर ज़रूरी है कि तिब्बी सहूलियात के साथ साथ डॉक्टर भी वक्त पर पहुंचते रहें। यही वजह है कि जो है एक मीटिंग कलेक्टर और जिला इंतजामिया के दूसरे अफसरान के साथ इस वक्त जारी है। वहीं पर 3:30 बजे जो है एक मीटिंग वज़ीर आला शिवराज सिंह ज़्यादा मीटिंग करेंगे, उसमें कुछ और फैसले लेने की उम्मीद की जा रही है कि जहां पर मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक कोरोना को लेकर जो कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है, वहीं पर तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे उस पर मीटिंग होगी। जी मेहताब, जिस तरह से अपोजिशन ने हुकूमतों की कोशिशों को नाकाफी माना है और तबी इंतजामियात को फौज के हवाले करने का मुतालबा किया है, देखिए इंशा, यहाँ पर बात यह है कि अब जो है सरकार के साथ साथ अवामी सतह पर भी ऑक्सीजन को फराहम करने का काम शुरू किया गया है। कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने जो ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाए हैं, उस मामले पर लेकर सियासत भी की जा रही है। लेकिन सच यह है ज़मीनी सतह पर कि अमवात का जो बड़ा सिलसिला है, आप शमशान घाट कब्रस्तान में जाइए तो वहाँ पर जगह नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। तो हुकूमत जो कोशिशें कर रही है उसको और तेज़ रफ्तार देने की ज़रूरत है, बेड की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला ने 1 लाख बेड बनाने का मामला कहा था, लेकिन अभी तक उसकी तादाद जो है 45,000 तक ही पहुँच सकी है। इसको और तेज रफ्तारी देने की जरूरत है ताकि लोगों को तिब्बी सहूलियात, ऑक्सीजन की फराहमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ जो दूसरी अद्वियात हैं, आलात जो हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया आप तमाम तर तफसीलात के लिए। केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराई तराई मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरियादिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहां तक
मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी? अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लांट से ऑक्सीजन उठने ही नहीं दी जाएगी तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कुल मिला के आपसे। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेकर जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान गए सिख जत्थे में 100 अकीदतमंद हुए कोरोना मरीज। सिख अकीदतमंदों के 818 अकीदतमंदों में 816 आज पहुंचे हिंदुस्तान। 2 अकीदतमंद किस वजह से नहीं पहुंच पाए हिंदुस्तान, इसकी तहकीकात जारी है। शाम 7 बढ़ सकती है कोरोना मरीजों की तादाद। कुल 816 लोगों के होने हैं कोरोना टेस्ट। आपको बता दें कि पाकिस्तान गए सिख जत्थे 100 अकीदतमंद हुए कोरोना मरीज। सिख अकीदतमंदों के 818 अकीदतमंदों में 816 आज पहुंचे हिंदुस्तान, जिनमें से 2 अकीदतमंद अभी हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाए हैं। शाम तक कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। कुल 816 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदा राजीव शर्मा। राजीव शर्मा, पाकिस्तान सिख जत्थे 100 अकीदतमंद कोरोना मरीज पाए गए हैं, क्या कुछ तफसीलात? जी हाँ, देखिए इंशा, ये जो 816 सिख श्रद्धालु हैं जो कि वैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा साहिबान है वहां पर ये दर्शन के लिए गए थे। और जब ये जत्था भारत से पाकिस्तान जाना था तो तब भी ये हमारा जो भारत का गृह मंत्रालय है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस भी श्रद्धालु को वीजा दिया जाता है उसकी कोविड जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव जो है वो लाजमी है। तो हर किसी ने टेस्ट करवाया था। तो जैसे ही ये जत्था भारत में एंटर किया तो कस्टम और इमिग्रेशन करने के साथ साथ जो है वहीं पर पंजाब की जो सेहत विभाग की टीम है उसको तैनात किया गया है और उनकी तरफ से इनके रैपिड टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। और रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कुछ ही चंद मिनटों के बाद जो है रिपोर्ट उनको दे दी जाती है। और 100 के करीब जो लोग हैं वो अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी श्रद्धालु जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको भी बाकी श्रद्धालुओं के साथ ही जो है बाहर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार अगर इस तरीके से जो रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव आती है तो उनको भी अगर बाकी लोगों के साथ ही भेजना है तो फिर इस पूरा जो टेस्ट की प्रक्रिया है तो इसको ये यहाँ पर करने का क्या सवाल है। तो ये इसको लेकर भी कई तरह की जो श्रद्धालु हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सेहत विभाग की तरफ से हमारे साथ जानकारी साझा की गई है उस मुताबिक 100 लोगों की जो रिपोर्ट है वो अभी तक पॉजिटिव आ चुकी है और 300 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनके टेस्ट जो अभी तक कर लिए गए हैं और कुल 816 श्रद्धालु इस जत्थे में शामिल हैं। तो शाम तक जो है ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। जी राजीव, सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है वो ये है कि 2 अकीदतमंद अभी तक हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाई है। नहीं, देखिए ये जो 816 जो श्रद्धालु हैं वो भारत तो पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने के बाद, क्योंकि जब ये पाकिस्तान की तरफ से भारत तक पहुंचते हैं उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कस्टम इमिग्रेशन करने के बाद इनको भारत की तरफ भेजा जाता है। तो जैसे ही ये भारत की सरहद पार करके भारत में दाखिल होते हैं तो वहां पर जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी बॉर्डर पर, वहां पर इनका जो है वो कस्टम इमिग्रेशन के साथ साथ, क्योंकि कोई भी अगर हमारे मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में जाता है या बाहर से हमारे भारत में आता है तो ये जो प्रक्रिया है टेस्ट की ये जरूरी हर किसी के लिए की गई है। तो इसी के चलते ही जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही इन श्रद्धालुओं के भी टेस्ट किए गए हैं। और 816 जो श्रद्धालु हैं भारत तो वो पहुंच चुके हैं, लेकिन
कस्टम इमिग्रेशन के साथ साथ जो कोविड का जो रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें भी थोड़ा समय जरूर लग रहा है, जिसके कारण देर शाम तक हम कह सकते हैं कि सारे के सारे राजीव, जो हैं वो हुकूमत तमाम लोगों से ये अपील कर रहा है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए ताकि इस तरह के जो हालात मुल्क में बने हुए हैं उससे हम महफूज रहे जिस तरह के अभी हालात हैं। तो तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर मरकज और रियासती हुकूमतों में ठनी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत को तय कर दिया है। इस पर तेलंगाना के रियासती वजीर केटी राव ने ट्वीट करते हुए मरकज पर तंज किया है। केटीआर ने ट्वीट में लिखा है कि एक मुल्क एक जीएसटी तो फिर एक मुल्क और कीमतें अलग अलग क्यों। केटीआर ने मुल्क के तमाम शहरों को मुफ्त वैक्सीनेशन की वकालत की है। ऐसा ही ट्वीट मगरबी बंगाल की वजीर आला ने किया और मरकज पर वैक्सीन की कीमतों में फर्क को लेकर मरकज पर तंज कसा है। कोरोना बहरान के दौरान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मकतूब अरसाल करते हुए कहा कि मुल्क में जारी कोरोना टीकाकारी में तब्दीली की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को टीका दिया जाना चाहिए, ख्वाह उनके माली हालात कैसे भी हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नई टीकाकारी पॉलिसी में फौरी मुदाखलत करें। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है। इस फेज में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नई वैक्सीन नीति भी लाई है जिस पर सरकार निशाने पर है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही है क्योंकि वैक्सीन के रेट अलग अलग होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो अपने नए रेट लाए हैं सामने, उसमें केंद्र सरकार को वैक्सीन का रेट 150 रुपए है, राज्य सरकार को 400 और प्राइवेट जो अस्पताल है उनको वही वैक्सीन जो है वो 600 रुपए में मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो भेदभाव कर रही है। एक ही वैक्सीन की कीमत अलग अलग वसूलने का जो ये काम चल रहा है, ये केंद्र सरकार इस पर नजर रखे और कहीं ना कहीं जो नई वैक्सीन नीति सरकार लेकर आई है वो भेदभावपूर्ण है। ये आरोप है सोनिया गांधी का। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा है कि ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग जान गंवा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो एक कमोवेश की स्थिति बनी हुई है, रेट्स को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि सोनिया गांधी का ये कहना है कि जिस तरह का फैसला वैक्सीन नीति में सरकार ने लिया है वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर कहीं ना कहीं वैक्सीन का रेट जो है वो हावी है, राज्य सरकारों पर ये बोझ बढ़ेगा। ऐसे में नई वैक्सीन नीति पर सरकार फिर विचार करे और इसे वापस लेने का काम करे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें।